हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ग्रेट गुरु। रैपिड रिवीजन का ये डे 2 है, जहाँ पर हमने 15 डेज 15 चैप्टर्स का चैलेंज लिया है। टारगेट हमारा होगा 70 प्लस। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें टू वेरिएबल्स यानी हम कोई भी दो वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और पेयर यानी कि दो इक्वेशन यूज करेंगे। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमने दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, और अब जब हम इन दो इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस देखने को मिलती है। पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी है कोइंसिडेंट लाइंस, तीसरी है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूनिक बातें हैं वो हम जानते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें एक ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे, इसीलिए हमें उसमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वो डिस्टिंक्ट होगा। दूसरा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक तरह से ऐसी है कि एक लाइन पे दूसरी लाइन, ठीक है, एक ही साथ। तो इसमें हमें इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, यानी इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से दूर होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जब वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो उसका हमें कोई भी सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। इसको हम रेशियोज में ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कैसे बोलते हैं? अगर जो हमने दो इक्वेशन ली थी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इनके जो रेशियोज होते हैं उस बेसिस पे हमें कितने सोल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, अगर वो रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ग्राफिकली हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, तो हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी ग्राफिकली, और उसके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, यानी हम उसके बहुत सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। थर्ड, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमें ग्राफिकली पैरेलल लाइंस मिलेंगी और हमें सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे, यानी नो सोल्यूशंस। ठीक है, जैसे मैंने इस चीज में एक एग्जांपल लिया है कि चेक इफ द लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट एंड राइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो। तो पहले जो हमारी इक्वेशन है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा और a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिखने पड़ेंगे। ये सब आपको बोर्ड्स एग्जाम में आंसर शीट में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, फिर जब हमने इस चीज को देखा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनके रेशियोज इक्वल है आपस में, तो हमें इससे पता चला कि ये सब कोइंसिडेंट लाइन है और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, अब जो जो लाइंस सॉल्यूशंस देते हैं उसको हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, और जो हमें सॉल्यूशन नहीं देते जैसे पैरेलल लाइन उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसके भी हमने कंपेयर करके रेशियोज निकाल लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और ये कंपेयर करके हमें पता चला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऊपर जो टेबल मैंने मेंशन किया था उसमें अगर हम चेक करें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमें इससे क्या मिलता है? कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। क्यों, कौन सी लाइन बना रही है ये? क्योंकि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के एक ही पॉइंट होता है तो वो यूनिक सोल्यूशन देता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास दो मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इन सब्स्टिट्यूशन मेथड वी सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू अनदर इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। पहले वाले को हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, दूसरे वाले को इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम x को अलग कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई कर लिया, तो हमें वैल्यू ऑफ x मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ y। ठीक है, अब हम उस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 4, जिससे हमें y की वैल्यू मिली 2/7। अब जब हमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम उसको फिर से फर्स्ट वाले जो हमने अलग इंडिपेंडेंट टर्म बनाया था उसमें वैल्यू डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम अभी y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई में डालेंगे तो हमको x की वैल्यू मिली 9/7। ठीक है, अब इसी सेम को हम एलिमिनेशन मेथड से, जो दूसरा मेथड है, उससे वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मेथड आसान लगता है वो यूज करो। क्वेश्चन में, इन एग्जाम बोर्ड्स में क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर उसमें नहीं लिखा है, कोई भी मेंशन नहीं किया है मेथड, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें मेंशन किया गया है तो आपको कंपलसरीली वो ही मेथड यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। अब एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, वी एलिमिनेट वन कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक टर्म को हम कॉमन बनाते हैं, फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं, फिर जो बचा हुआ टर्म मिलता है हमें उसकी वैल्यू मिलती है, फिर हम उस वैल्यू को फिर से कोई भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि जो इक्वेशन 2 का 2x है और ऊपर x है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 1 में x वाला टर्म कॉमन हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमें नई इक्वेशन मिली उसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब हम इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन बदल जाएगी, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करके 2x दोनों में से कॉमन था हमने निकाल दिया, तो हमको क्या मिला 7y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2/7। अगर आप ऊपर चेक करोगे तो ऊपर भी y की वैल्यू 2/7 ही मिली थी। अब हमें एक वेरिएबल मिल गया है, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/7, तो x की वैल्यू 9/7 आ गई। दोनों मेथड से हमारी x और y की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, दोनों मेथड यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हो जाएगा। ठीक है, अब बहुतों को एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत इश्यूज आते हैं कि इक्वेशन बनती नहीं है, सॉल्व नहीं होती है, या बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ इजी वर्ड्स है या कॉमन वर्ड्स है जो आपको हर वर्ड प्रॉब्लम में मिलेंगे, तो उसको पहचानो और इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करना। जैसे कि अगर कहीं भी इज लिखा है, इसका मतलब वो उसकी जगह इक्वल टू आएगा। टाइम्स मतलब जैसे 3 टाइम्स दिस, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स मतलब बोला है 3 इंटू एक्स या 3 इंटू वाई, कोई भी वेरिएबल। ट्वाइस थ्राइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। फॉर एग्जाम्पल माई एज इज थ्राइस टाइम्स ऑफ वरुण एज। ठीक है, डिफर का मतलब तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो हमें वर्ड प्रॉब्लम में ढूंढने और इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digits of the number differ by 2, तो डिफर वर्ड आया यानी सब्ट्रैक्शन आ गया। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, अब जब उसने कहा है कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, यानी एक 1s प्लेस में होगा एक 10s प्लेस में होगा, तो लेट द 10s एंड द यूनिट्स डिजिट इज इन द फर्स्ट नंबर बी x एंड y, यानी कि 10th डिजिट वाले नंबर को, 10th प्लेस वाले नंबर को हमने x मान लिया और यूनिट डिजिट वाले नंबर को हमने y मान लिया। तो इसमें से 2 केस बनेंगे, क्योंकि दूसरी वाले केस में उसने नंबर रिवर्स करने को बोला है। तो पहले केस में जो इक्वेशन बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। 10 क्यों आया, क्योंकि x वाला पार्ट 10th प्लेस में है। ठीक है, तो 10x प्लस y। अब फॉर जनरल इक्वेशन मैंने 2 नंबर ले लिया 5 और 6। ठीक है, तो मैंने उसको x और y की जगह डाला, तो मेरे को पहले वाले में 56 मिला। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, रफ एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा केस 2 में जब उसने कहा कि डिजिट्स गेट रिवर्स्ड एंड x बिकम्स द यूनिट डिजिट एंड y बिकम्स द 10 डिजिट, तब जब डिजिट रिवर्स हो गया तो जो y था जो 1s प्लेस में था वो 10th प्लेस में आ गया, और जो 10th प्लेस में x था वो 1s प्लेस में आ गया। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 10y प्लस x। फिर से सेम y की जगह हमारा 6 था, तो 10 इंटू 6 प्लस 5, तो हमें नया नंबर मिला 65। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है सुनो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि 2 डिजिट नंबर प्लस, क्योंकि सम बोला है, प्लस रिवर्सिंग द डिजिट, जो डिजिट को रिवर्स कर दिया, उन दोनों का सम 66 है। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमें इक्वेशन मिलेगी 10x प्लस वाई, दूसरे में हमको मिलेगी 10y प्लस x। इन दोनों का सम मिला के हमें 66 मिला है। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारी न्यू इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर उसने और एक कंडीशन डाली कि उन दोनों डिजिट्स का डिफर 2 है, कि वो दोनों 2 से डिफर करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वेशन 1 आप सॉल्व करो तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 4 मिलेगी और y की वैल्यू 2। और जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 मिलेगी। ठीक है, तो हमें कौन से नंबर मिले, 42 और 24। तो इतने ही केसेस हम बना सकते हैं जब हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 डिजिट की नहीं, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की इस चैप्टर में। पहले हमने लाइंस के बारे में बात की। ठीक है, 3 टाइप की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन में हमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस मिलते हैं, पैरेलल लाइंस में हमको नो सोल्यूशन यानी सोल्यूशन ही नहीं मिलते।
अब इनके रेशियोज डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। फिर पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। पैरेलल लाइंस में और कोइंसिडेंट लाइन में हमें कंफ्यूजन इस चीज़ में होगा कि जब हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल जाता है तो हमको इन दोनों केस के लिए c1/c2 का रेशियो भी निकालना पड़ता है। लेकिन अगर हमें a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं मिलता है तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं। ये फायदा है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, ठीक है। फिर हमने दो मेथड डिस्कस किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद किए जो वर्ड प्रॉब्लम से हमें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर अब एट दी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 3 में मुझे ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चंस में एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्ट और वो सब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है तो इसे ध्यान से सॉल्व करना। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, 5th और 6th बिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1st और क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट आता है तो डू कमेंट डाउन, डाउट सारे सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी वेटेज 6 मार्क्स का है तो इससे भी हम 2 मार्कर और 3 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे एमसीक्यूज कम आते हैं लेकिन 2 मार्कर और 3 मार्कर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन या ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखवाई थी क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c = 0। इसमें जब हम रूट्स की बात करते हैं तो x = अल्फा, यानी x की हमें एक वैल्यू मिलती है जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, वो होगी हमारी अल्फा। या तो x = अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो हमें रूट मिलेगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि = 0, LHS = RHS होना चाहिए, तो वो अल्फा उस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। फिर एक फोकस पॉइंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर सेम। ये सेम होने चाहिए, कौन से? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा, ठीक है। और रूट्स यानी x = अल्फा, यानी कि ax² + bx + c = 0 वेरीफाई होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। इस पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि x की 2 वैल्यू निकलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। कौन से हैं? जैसे इक्वेशन है हमारे पास 6x² - x - 2, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6x² + 3x - 4x - 2। तो इससे हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 3x - 2 2x + 1, तो हमें x की 2 वैल्यू मिली 2/3 और -1/2, ठीक है। ये हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। अब रूट्स के भी नेचर होते हैं, कैसे कैसे नेचर होते हैं? पहले द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज गिवन बाय x। अगर मिडल स्प्लिट से अगर आपको इक्वेशन के रूट्स नहीं मिलते हैं तो इस मेथड से मिल ही जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है? x = -b + -√b² - 4ac / 2a। इसमें जो b² - 4ac है हम उसको = d बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमें डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर वो = 0 है तो हमको रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं, यानी हमें जो x की दोनों वैल्यू मिलेगी वो दोनों सेम टू सेम होगी, तो b² - 4ac = 0 होगा। फिर यहाँ पर हमने वही कहा कि सिंस b² - 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट्स और नॉट, देन b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मैंने अभी बताया कि b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और b² - 4ac क्या डिटरमाइन करता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमें 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो डिस्टेंस और रियल रूट्स मिलते हैं, अगर b² - 4ac = 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं, अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, यानी रूट्स या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और जो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हम उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे जो हमने कवर कर लिए। अब हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि पहले मैंने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, कौन सी? ax² + bx + c = 0। दूसरा, x = अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन और अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, या तो x = अल्फा रूट होगा इक्वेशन का या तो अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़े,
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जब d 0 से बड़ा होगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यानी रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, फिर अब इस चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ बिट एंड सेकंड बिट, एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब में मेथड सेम है, सिर्फ नंबर बदलेंगे। ठीक है, तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। सेकंड एंड लास्ट इज एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बोर्ड्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर एनी डाउट्स डू कमेंट डाउन। थैंक यू।